Good morning to all. Yesterday we have discussed the relation between current and drift velocity, that is I and Vd, electron mobility mu E, current density J, and calculated the value of resistance or resistivity. We have calculated the value of resistivity. Now हमने बोला कि हम ओम्स लॉ को प्रूव करेंगे V प्रोपोर्शनल है I के, मीन्स V इज इक्वल टू आई आर। तो कैसे करेंगे, जैसे वही सेम डायग्राम जो हमने कल किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, वही सेम थिंग है, वही I का फॉर्मूला यूज करेंगे और हमने यहाँ पर कर भी रखा है। ये देखो I इज इक्वल टू आवेदन, ठीक है। Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट की हमने, हमारे पास आंसर आया ये। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल होगा, E इक्वल टू V इक्वल टू E इंटू डी मीन E इंटू एल। तो हमने ये वैल्यू यूज करके यहाँ पे V बाई आई का रेशो कैलकुलेट किया। नाउ V बाई आई का रेशो कैलकुलेट किया, इट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई एम एल बाई ए ई स्क्वायर टाउ एन, ठीक है। अगर हम एक गिवन मटेरियल, हमारे पास कोई मटेरियल है, उसके लिए n की वैल्यू जो है नंबर डेंसिटी वो फिक्स होगी, ठीक है। हर एक मटेरियल के लिए नंबर डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या रहती है, अलग अलग रहती है हर एक मटेरियल की, ठीक है। तो नंबर डेंसिटी इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है, जैसे भी, ठीक है। तो हमारे पास एक फिक्स मटेरियल के लिए ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मटेरियल की लेंथ है जो कि कांस्टेंट रहेगी, ए यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो कि कांस्टेंट रहेगा, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है जो कि आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और सब चीज मेंटेन करेंगे अगर हम टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे, ठीक है। हमने बोला कि जो ओम्स लॉ होता है, स्टेटमेंट रीड की है हमने, V प्रोपोर्शनल I के होता है, I प्रोपोर्शनल V के। कब होता है, जब फिजिकल कंडीशंस को सेम रखा जाए, मीन टेम्परेचर या मैकेनिकल स्ट्रेन, जैसे कि इसकी लेंथ इंक्रीज ना हो, एरिया डिक्रीज वगैरह ना हो, तो उस केस में जब टेम्परेचर सेम रखेंगे, फिजिकल कंडीशन सेम रखेंगे, तो टाउ भी जो है रिलैक्सेशन टाइम वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, नंबर डेंसिटी, तो ये सब चीजें क्या रहेंगी आपकी, कांस्टेंट रहेंगी। तो इस केस में यहां से स्टार्ट करके हम एट द एंड ये रिजल्ट आया हमारे पास V बाई आई का, ठीक है। और इसको हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक गिवन मटेरियल के लिए जब फिजिकल कंडीशंस और मैकेनिकल, जैसे कि टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन वगैरह कांस्टेंट रखेंगे, तो ये सब चीजें जो हैं इनकी वैल्यू क्या आएगी, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। मीन V बाई आई का जो रेशियो है वो क्या आया है, कांस्टेंट क्वांटिटी आया है, ठीक है। और रेजिस्टेंस भी ऑलवेज क्या होती है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है जब फिजिकल कंडीशंस क्या रहें आपकी, सेम रहें। तो इस केस में V बाई आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज मींस कांस्टेंट की वैल्यू हमने रख दी R, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। फ्रॉम हियर V बाई आई इज इक्वल टू R, सो V इज इक्वल टू आर आई। ओम्स लॉ को हम प्रूव कर सकते हैं, यहां से स्टार्ट करके ओम्स लॉ को हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन यहां से देखें तो हम सिंपली बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर अंडर द सेम फिजिकल कंडीशंस, या व्हेन फिजिकल कंडीशंस आर नॉट चेंज्ड, मीन टेम्परेचर या प्रेशर, मैकेनिकल स्ट्रेन वगैरह जो भी, ठीक है, उनको कांस्टेंट रखेंगे तो R जो है रेजिस्टेंस वो क्या है, V और I का रेशियो है। तो रेजिस्टेंस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली। अगर हम डेफिनेशन बोलें तो रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर में एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, करंट को फ्लो करने से रेजिस्ट करती है, रेजिस्ट मीन रोकना। तो विच अपोजिस द फ्लो ऑफ करंट इन ए गिवन मटेरियल क्या होता है, वो आपका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। नाउ अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस की यूनिट देखें तो आपके पास क्या होती है, देखो रेजिस्टेंस की जो यूनिट है
यूनिट ऑफ आर, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, OHM। ठीक है, आपने पहले भी क्लासेस में रीड किया होगा, 10th क्लास में रिवाइज कर रहे हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। इसका जो सिंबल होता है वो होता है ये, ठीक है, वैसे इसको ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सिंबल क्या है? ओम। ये किसका सिंबल है? रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू आएगी, वो कितनी वैल्यू है रेजिस्टेंस की, वो किस में मेजर करते हैं? हम ओम में मेजर करते हैं। कंसीडर कोई रेजिस्टेंस वायर है, उसकी वैल्यू 5 ओम है, तो वो हम राइट करेंगे 5 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम फॉर्मूले से देखें तो ओम जो है वो किसके इक्वल होता है? देखो, R इक्वल टू V बाई आई, मीन्स 1 ओम जो होगा आपका, 1 ओम जो होगा R की वैल्यू, 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है? 1 वोल्ट, डिवाइड बाई आई, मीन करंट। मीन करंट की यूनिट क्या होती है? आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में, 1 करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो यहां से हम 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो व्हाट इज 1 ओम? 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, ठीक है, या ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड, देन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन इट। जैसे ये हमारे पास वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस हमारे पास 1 ओम कब होगा? जब हम ये बैटरी जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? 1 वोल्ट, ये हम अप्लाई कर दें इस कंडक्टर पे, और इस कंडक्टर में कितने एम्पियर करंट फ्लो करे? 1 एम्पियर करंट फ्लो करे, तो वो आपका रेजिस्टेंस क्या होता है? 1 ओम होता है। ठीक है, करंट को मेजर करने के लिए हम बोलते हैं एमीटर, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर। ठीक है, एमीटर और वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट मीटर, इसके लिए एमीटर, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, ये आपका जो है वो क्या है? रेजिस्टेंस है। नाउ व्हाट इज द कोज ऑफ रेजिस्टेंस? ठीक है, रेजिस्टेंस का कोज क्या है? देखो, रेजिस्टेंस का कोज क्या है? कोई भी आप सेल लेते हो, ठीक है, जैसे हमने ये सेल लिया, ठीक है, सेल आपको पता है सेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो जब आयंस की मूवमेंट होती है, इस कंडक्टर में भी आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, इस साइड से नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आगे फर्दर आयन से या दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, फिर उनका मोशन स्टॉप हो जाता है, फिर दोबारा एक्सेलरेट होते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसी तरह से सेल के अंदर भी यही प्रोसीजर होता है, आयंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आयन से कोलाइड करते रहते हैं। तो इस प्रोसीजर में जो कोलिजन हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोलिजन हो रहा है मीन उसका जो मोशन है वो रेजिस्ट हो रहा है, रुक रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो जब कोलिजन होता है तो वो किस वजह से, वो क्या राइज करता है? आपका रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो कोज है रेजिस्टेंस का, जब कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में, तो ज्यादा कोलिजन हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा आपका, और कम कोलिजन हो तो कम रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस जो है उसके बाद आता है आपका कंडक्टेंस। ठीक है, फर्स्ट क्या है? रेजिस्टेंस। सेकंड जो क्वांटिटी हम रीड कर रहे हैं वो क्या है? कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस देखो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। ठीक है, कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, मीन रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, या हम इसको बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इनवर्स मीन इसकी पावर क्या है? -1। रेसिप्रोकल मीन 1/r। व्हाट इज कंडक्टेंस? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस और इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है आपकी रेजिस्टेंस, कंडक्टर के अंदर जो अपोज करती है, उसी तरह से उसकी अपोजिट कंडक्टेंस क्या है? उसके अंदर प्रॉपर्टी है जो उसको क्या करती है? करंट को सपोर्ट करती है, करंट को फ्लो करवाती है। ठीक है,
तो ये क्या होती है, रेजिस्टेंस का इनवर्स या रेसिप्रोकल। अगर हम इसकी यूनिट देखें कंडक्टेंस की, ठीक है, तो 1/R मीन 1/ओम, तो हम इसको राइट कर सकते हैं ओम इनवर्स, ठीक है, 1/ओम को ओम इनवर्स। तो कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, ओम इनवर्स। या फिर हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, देखो इनवर्स को हम अपोजिट उल्टा लिख देते हैं, पहले m आएगा, फिर h आएगा, फिर o आएगा, ठीक है, तो इसको महो भी बोलते हैं। तो इसकी जो कंडक्टेंस की यूनिट है वो क्या है, ओम इनवर्स या फिर महो। ओके, नाउ हम डिफाइन करते हैं आगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। जैसे कि हमने कल बोला था, यहाँ पर जो भी इक्वेशन है आपकी R इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, उससे पहले हम कर लेते हैं, चलो यही करते हैं सबसे। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस हमने कल बोला कि कोई भी कंडक्टर है हमारे पास, हम कंडक्टर की पोजीशन जो है वो स्लैब से ले सकते हैं। हमारे पास कोई भी कंडक्टर है जो कि हम कंसीडर कर लेते हैं एक स्लैब से, ये हमारे पास कोई स्लैब है, ठीक है, मीन हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसका एक एरिया होगा फिक्स, ठीक है, इसकी एक लेंथ होगी ना। अगर हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, ठीक है, अगर हम इसके अक्रॉस क्या अप्लाई कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो इसमें से करंट पास करेगा, रेजिस्टेंस वायर है, करंट पास करेगा इसमें से, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर हम अगर हम वैल्यू नोट करें, ठीक है, तो हमारे पास V और I की वैल्यूज आएंगी। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे करंट आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, V प्रोपोर्शनल होगा I के, R की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। नाउ हमारे पास जो कंडक्टर है, ठीक है, इसी कंडक्टर की जो सेम लेंथ है, यही लेंथ और यही एरिया सेम, अगर हम यहाँ पे आगे एक और लगा दें बिल्कुल सेम ऐसा ही, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, अगर ये एक और लगा दें इसके आगे और फिर हम यही बैटरी कनेक्ट करें सेम बैटरी से, यही कंडक्टर हमने आगे लगा दिया एक जिसका एरिया सेम है, लेंथ भी क्या है, सेम, तो हमने इसकी क्या की, लेंथ इंक्रीज की, ठीक है, इंक्रीज इन द सेंस इसको स्ट्रेच नहीं किया, इसके आगे एक और पीस रखा बिल्कुल सेम इसके जैसा ही ऐड किया, मीन इससे डबल लेंथ का कंडक्टर लिया हमने, इसी मटेरियल का, सेम फिजिकल कंडीशंस है हमारे पास। तो हम क्या देखते हैं कि वोल्टेज तो वही सेम है, V है, ठीक है, बट जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, ठीक है, अलग अलग ग्राफ नोट करेंगे, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आती है आपकी, ठीक है, वो आपकी क्या हो जाती है, डबल, लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, डबल। तो इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करने के बाद हमारे पास क्या कंक्लूजन आया कि रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ की। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। नाउ अगर इसी केस में हमने यहाँ पे जो बैटरी अप्लाई की थी, पोटेंशियल डिफरेंस V जिसका था, इसके ऊपर एक और हम वायर रख दे रेजिस्टेंस की, ठीक है, इसी के ऊपर ही हम एक और वायर रख दे रेजिस्टेंस की, जिसका एरिया, इसका एरिया भी A, इसका एरिया भी A, दोनों की लेंथ क्या है, सेम, ठीक है, मीन जो वायर हमारे पास थी उससे डबल एरिया की, सेम लेंथ की, एरिया को डबल किया, सिर्फ लेंथ को क्या रखा है हमने, सेम रखा है। तो हम जो नोट करते हैं डिनोशन, उसमें क्या होता है, V और I के बीच ग्राफ नोट करते हैं, V और I की वैल्यू चेंज करते हैं, V की वैल्यू चेंज करेंगे, जो एमीटर होगा हमारे पास वो रीडिंग देगा हमें, ठीक है, किसकी रीडिंग देगा, करंट की। वोल्ट मीटर को किसमें हम ऐड करते हैं, इस कंडक्टर के अक्रॉस पैरेलल में, और एम मीटर को सीरीज में, ठीक है, यहाँ से प्लस माइनस और यहाँ प्लस माइनस। तो जैसे ही हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, बट
करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। मीन जो रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है, एरिया इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस जो है हमारा वोल्टेज इंक्रीज करेंगे करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसमें एक्सपेरिमेंट करने में पता चलेगा। तो जैसे ही हमने इसका वायर का एरिया इंक्रीज किया, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो हमने यहाँ पे लेंथ रखी थी, इसके साइड में जो कंडक्टर रखा था, उससे करंट की वैल्यू कम हुई थी। करंट की वैल्यू कम होने का मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या था, ज्यादा, इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्ट ज्यादा हो रहा है। इसके ऊपर रखने से हमारे पास रेजिस्टेंस जो है, एरिया को डबल करने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। करंट की वैल्यू क्या आएगी, डबल आएगी। तो एक्सपेरिमेंट करने पे हमें पता चला कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, ठीक है। तो अगर एरिया को इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। एरिया को इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a, आर प्रोपोर्शनल है एल के। इनको कंबाइन किया हमने तो आर प्रोपोर्शनल आया L/A के। प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करके कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू हम यूज करेंगे। तो उस कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, रेजिस्टिविटी रो से। रो मींस रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसका जो सिंबल है ये, इसको क्या बोलते हैं, रो, RHO, रो। तो रो क्या डिनोट करता है वहां पर, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं रेजिस्टिविटी को। नाउ रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले से ही हम रेजिस्टिविटी की यूनिट कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इस फॉर्मूले को। ये हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो R इज इक्वल टू क्या है, रो L/E। यहाँ से रो की वैल्यू जो आएगी, ए इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, RA, L यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम यूनिट देखें इसकी, रो की, ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये आपका मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, यूनिट क्या आएगी इसकी, ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आई आपकी, ओम मीटर। इसका सिंबल क्या होगा, ये होगा आपका। अगर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी एक ही बात है, इसको हम डिफाइन करें, ठीक है, इसको हम डिफाइन करें तो हमारे पास फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, देखो रेजिस्टिविटी जो है कंडक्टर की, वो रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। कब इक्वल आएगा रेजिस्टेंस के ये, जब एरिया की वैल्यू क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या हो कंडक्टर की, 1 मीटर, ठीक है। तो रो किसके इक्वल आएगा, आर के। इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो रो किसके इक्वल आएगा, आर के। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेजिस्टेंस, मीन ये किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर एक वायर की लेंथ 1 मीटर हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो क्रॉस सेक्शन का, तो उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो किसके इक्वल होती है, रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, ठीक है। ये आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की क्या है, डेफिनेशन है। नाउ जैसे हमने रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल किया, हमारे पास क्या आया, कंडक्टेंस आया। वैसे ही हम रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, कंडक्टिविटी आएगा, ठीक है। जैसे ही हम रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल करेंगे, हमारे पास क्या आएगा,
कंडक्टिविटी आए। तो हम डिफाइन करेंगे अब कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, जैसे कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, सेम उसी वे से कंडक्टिविटी जो होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा से राइट करते हैं, इसको रो से राइट करते हैं, इसको सिग्मा से। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी और इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, तो ये आपकी क्या आ गई, कंडक्टिविटी आ गई। नाउ कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, देखो यूनिट में क्या आएगा हमारे पास, यूनिट में आएगा, देखो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम मीटर, 1 बाय ओम मीटर, 1 बाय ओम मीटर। ठीक है, यूनिट जो है वो हम क्या लिख देंगे, इसकी कंडक्टिविटी की यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये आपकी कंडक्टिविटी की यूनिट आ गई। देखो कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स या महो, या फिर हम इसको बोल देते हैं, एक और नाम होता है जिसका होता है, जो होता है साइमन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस की यूनिट को, महो को या ओम इनवर्स को साइमन या फिर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम देखें इसमें, यहां पर ओम इनवर्स की वैल्यू देखो 1 बाय ओम मीटर, इसको तो चेंज हो जाएगा ये मीटर इनवर्स, 1 बाय ओम को ओम इनवर्स, ओम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, और महो मीटर इनवर्स। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये सारी यूनिट्स जो है ये किसकी हैं, आपकी कंडक्टिविटी की, जो कि क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, नाउ हम देखते हैं रिलेशन। ठीक है, हमने ये रिलेशन फाइंड आउट किए काफी से। ठीक, तो हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं एक और। ठीक है, जो कि क्या है आपका, मैं इसको यहां से रख कर देता हूं। हमने बोला था हम रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे, तो हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं अभी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J, सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इनमें से कुछ भी आ सकता है, जैसे हमने J और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच ये रिलेशन लिख दिया। बट अगर रिलेशन पूछे J एंड सिग्मा, ठीक है, करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी के बीच रिलेशन क्या होता है, इस रिलेशन का नाम होता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इस रिलेशन को हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये रिलेशन। ठीक है, करंट डेंसिटी और इसके बीच, यहां पर देखो हमारे पास करंट डेंसिटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी J की, J इक्वल टू I बाई ए, आई की वैल्यू पुट की हमने, ए से ए कैंसिल हो गया आवेदन पुट करने के बाद, ये वैल्यू आई हमारे पास। VD की वैल्यू अगर म्यू ई पुट करते हैं, यहाँ से मोबिलिटी की वैल्यू जो पुट करते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू आती है। अगर VD की वैल्यू ई टाउ बाई एम पुट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है। तो यहाँ से हम J इज इक्वल टू, देखो हमने यहां से जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, यहां से हमने R की वैल्यू को लिखा ये। ठीक है, R की वैल्यू जो आई m बाई n ई स्क्वायर टाउ इंटू L बाई E। R की वैल्यू क्या होती है, रो L बाई ए। अगर हमने इन दोनों को कंपेयर किया, L बाई ए है, R है, इसका मीनिंग क्या था, रो की वैल्यू क्या आई थी, m बाई एन ई स्क्वायर टाउ आई थी। ठीक है, तो ये रो की वैल्यू है। अगर ये रो की वैल्यू है तो यहां पर देखो, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू क्या है, 1 बाई रो। तो सिग्मा की जो वैल्यू है आपकी वो क्या है, 1 बाई रो, मीन रो की वैल्यू यहां से हम लेंगे। ठीक है,
यहां से लेंगे रो की वैल्यू, क्या आएगी हमारे पास 1/रो मीन उसका उल्टा हो जाएगा n ई स्क्वायर टाउ बाई m। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है n ई स्क्वायर टाउ बाई m। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में n ई स्क्वायर टाउ बाई m इसको हम राइट कर सकते हैं n ई स्क्वायर टाउ बाई m इनटू e। इसको हम क्या राइट कर सकते हैं या तो 1/रो और 1/रो को हम फिर से क्या लिखेंगे सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू है ये, तो यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे J इज इक्वल टू सिग्मा E। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये किसकी ये क्या है हमारे पास रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। किसको बोलते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा E को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओके, नाउ इसके बाद हम रिलेशन जो है लगभग ऑलमोस्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कोई भी रिलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको सब फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर का केस रेजिस्टिविटी का, ठीक है। जो हमने बोला था कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, नहीं कैसे करती है। तो देखो रेजिस्टेंस हमने ओम्स लॉ किया कि टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस है वो आपका किस पे डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे। लेंथ के प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये किस किस पे डिपेंड करता है और हमने बोला ओम्स लॉ कब वैलिड है जब आपका टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन, फिजिकल कंडीशंस जो है फिजिकल क्वांटिटीज वो क्या रहें सेम रहें। अगर सेम ना रहें तो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करेगा लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा आपका और नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल मींस क्या है उसकी जो नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वो कितनी है, ठीक है, और कितने क्लोजली पैक्ड उसमें एटम्स हैं नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड नेचर। हमने बोला रेजिस्टिविटी की वैल्यू वहां से हमने ये कैलकुलेट कर ली R इक्वल टू रो एल बाई जी से। तो इस फॉर्मूले में आ रहा है RAL, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती ना तो R पे, ना A पे, ना L पे। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है ओनली रेजिस्टिविटी डिपेंड्स only on temperature and nature। ना तो वो एरिया पे डिपेंड करती ना ही लेंथ पे। इसका एरिया लेंथ कुछ भी इंक्रीज करो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी। देखो रेजिस्टिविटी हमने सेम क्यों बोला क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करके क्या लगाया है कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट का मीनिंग आपको पता है क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने v बाई आई इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट होता है, v इक्वल टू आर आई में कॉन्स्टेंट होता है r। कॉन्स्टेंट का मीनिंग क्या होता है कि v बाई आई, जैसे r की वैल्यू v बाई आई है, v बाई आई का रेशियो ऑलवेज सेम आएगा। जैसे ही हम v इंक्रीज करेंगे i इंक्रीज होगा, v डिक्रीज करेंगे i डिक्रीज होगा। कितनी भी वैल्यूज हम टेबल में नोट कर सकते हैं, हर बार v और i का रेशियो जो है वो क्या आएगा आपका सेम आएगा। यहाँ पे हमने रेजिस्टिविटी कांस्टेंट बोला। कांस्टेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि RA बाई एल का रेशियो क्या आएगा ऑलवेज सेम। इसका RA बाई एल इनका जो रेशियो आएगा ऑलवेज वो क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगी कांस्टेंट। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड कैसे करती है टेम्परेचर पे और नेचर पे वो हम डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूले से जो कि हमारे पास है यहाँ m बाई एन स्क्वायर टाउ, ठीक है। रो की वैल्यू, रो जो है वो क्या है m बाई एन स्क्वायर टाउ, ठीक है। यहां से हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। कैसे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, देखो कोई भी कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है हमारे पास, जैसे भी इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर के अंदर उनको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलते ही वो क्या करेंगे स्पीड इंक्रीज करेंगे, उनकी मूवमेंट क्या हो जाएगी फास्ट हो जाएगी। तो वो आगे जाके
इलेक्ट्रॉन्स से या आयंस से जल्दी टकराएंगे। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की, फास्ट मूव किया उसने, तो उनका कोलिजन जो है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, जल्दी कोलाइड होंगे वो। अगर वो जल्दी कोलाइड होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम जो टाउ होता है हमारा, ठीक है, टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो जल्दी कोलाइड करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, दो कोलिजन के बीच का टाइम। जल्दी कोलाइड करेंगे तो उनके कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कोलिजन फास्ट होगा, टाइम जो है कोलिजन का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और अगर ये नीचे वाली चीज डिक्रीज हो रही है जो कि m के डिवाइड में है, तो रो रेजिस्टिविटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि, मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कोलिजन क्या होगा आपका, फास्ट होगा। कोलिजन फास्ट होगा तो टाउ जो टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन वो डिक्रीज होगा। यहाँ पे देखो रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ। अगर डिक्रीज होगा तो इट मीन्स क्या है, आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, मेटल्स और एलॉयज के केस में, ठीक है, किसके केस में होती है ये, मेटल और एलॉयज के केस में, मीन कंडक्टर के केस में। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में भी करेंगे हम, बट सबसे पहले ये किसके लिए है, मेटल्स एंड एलॉयज के केस में। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टिविटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब टेम्परेचर का केस हो गया हमारे पास। ठीक है, नाउ नेचर पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। देखो n क्या है, नंबर डेंसिटी। ठीक है, n क्या है, नंबर डेंसिटी। मेटल्स और एलॉयज में नंबर डेंसिटी जो है वो इंक्रीज नहीं होती इतनी। सबसे ज्यादा क्या इंक्रीज होता है, सबसे ज्यादा क्या डिक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मेटल और एलॉयज में, ये टाउ। ये नंबर डेंसिटी जो है ये सेम रहती है या फिर बिल्कुल ही कम फर्क पड़ता है इस पे, नंबर डेंसिटी पे मेटल के और एलॉयज की। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की या इंसुलेटर की, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर की बात करते हैं, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का, ठीक है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। कैसे, देखो, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम, ये कोलिजन का टाइम तो आपको पता है कम होगा ही होगा, बट सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में बॉन्ड्स जो है वो ज्यादा ब्रेक होते हैं। ठीक है, ज्यादा ब्रेक होते हैं तो नंबर डेंसिटी n जो है वो इंक्रीज हो जाती है। टाउ तो डिक्रीज होगा बट n जो है वो इंक्रीज होगा, और किससे ज्यादा इंक्रीज होगा, टाउ से भी ज्यादा इंक्रीज होगा। तो इस केस में सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में, जैसे टेम्परेचर राइज किया, कोलिजन फास्ट हुआ, ये डिक्रीज हो गया, बट इसकी नंबर डेंसिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज होती है इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये क्या होती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। तो ओवरऑल रिजल्ट जो डिवाइड में है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, और इससे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल रिजल्ट डिवाइड में क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये रेजिस्टिविटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। किस केस में, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के केस में। मेटल और एलॉयज के केस में आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टिविटी इंक्रीज, जबकि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, कैसे होती है, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, बट नंबर डेंसिटी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में बॉन्ड्स टूटने की वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। तो ये कम डिक्रीज हो रहा है, ये ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल रिजल्ट जो डिवाइड में है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, और ये डिक्रीज, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। रेजिस्टिविटी डिक्रीज होने का मीनिंग है कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर से। एग्जांपल, ये हमारे पास इंसुलेटर है प्लास्टिक, अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी, ये वैसे इंसुलेटर है, बिल्कुल कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते रहेंगे, इसमें बिल्कुल स्मॉल
करंट की वैल्यू जो है वो पास करेगी। अगर कंसीडर करो इसको हमने मेल्ट कर दिया टेम्परेचर इंक्रीज करके, तो मेल्ट करने के बाद इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सॉरी इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, जितनी अब है उससे कम हो जाएगी, कुछ ना कुछ कंडक्ट करेगा। तो इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज। मेटल एलॉयज में टेम्परेचर इंक्रीज किया, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई, कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई, मीन कम कंडक्ट करेंगे वो, ठीक है, और ये टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ज्यादा कंडक्ट करेंगे। ओके, इनको हम एक और मेथड से भी करेंगे अभी, ठीक है। तो नेचर पे डिपेंड पता चला कैसे होता है। नेचर का मीनिंग क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, जो हमारा मटेरियल है जिसमें कि एटम्स और आयंस कैसे क्लोजली पैक्ड हैं, कितने क्लोजली पैक्ड हैं, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, तो नेचर पे डिपेंड क्या करता है, नंबर डेंसिटी, ठीक है। तो ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर और टेम्परेचर पे, ठीक है। अब हम मेटल एलॉयज या सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का टेम्परेचर वेरिएशन केस देख रहे हैं कि कैसे वेरी करता है। तो ये सब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। वैसे तो ये अलग अलग दिख रहा है, पता नहीं क्या है, बट स्टेप वाइज हमने किया है एक चीज, तो आपको रिमाइंड करनी होगी। तो देखो इसको हम अच्छे से अभी कर लेते हैं, ग्राफ से भी और सब कुछ। तो हम अब करेंगे कि मेटल और एलॉयज में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, उसका सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला आपने +1 क्लास में भी रीड किया होगा। देखो मेटल और एलॉयज का केस हम यहाँ लेंगे, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का केस यहाँ करते हैं। तो अगर हमारे पास कंसीडर करो सबसे पहले टेम्परेचर है T नोट। टेम्परेचर क्या है इनिशियल, T नोट टेम्परेचर है। T नोट टेम्परेचर है तो हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं R नोट, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा एक डिस्कस कर लेते हैं सुपर कंडक्टर क्या होता है, ये करते हैं अभी। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सुपर कंडक्टर क्या होते हैं। देखो मेटल एलॉयज में टेम्परेचर इंक्रीज किया, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। अगर रिवर्स कर दें, मेटल या एलॉयज का टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे मेटल एलॉयज का एक क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो, ठीक है, एक क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे डिक्रीज कर दे हम, तो इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ डिक्रीज होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज मीन ज्यादा कंडक्ट करेंगे, और एक क्रिटिकल टेम्परेचर पे ये क्या बन जाएंगे, बहुत ज्यादा कंडक्ट करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसी चीज जो मतलब कंडक्टिविटी इनफाइनाइट बोल सकते हैं। अगर हम सुपर कंडक्टर लें कोई, ठीक है, जो कि वेरी लो टेम्परेचर पे होता है, हमने कोई सुपर कंडक्टर ले लिया जैसे कि ये सर्कुलर रिंग की फॉर्म, अगर हमने इस पे ईएमएफ लगा के छोड़ दी, ठीक है, एक बार हमने इसको करंट दे के छोड़ दिया, तो वो कई वीक्स तक, कई हफ्तों तक इसमें चलता रहेगा सुपर कंडक्टर में। तो मेटल और एलॉयज को क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो कूल करने पे वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, सुपर कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर पता होगा आपको, सेमी मींस हाफ, कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं या फिर इंसुलेटर की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं इनका टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस में देखो, अगर हम टेम्परेचर लेते हैं इनिशियली T नोट, तो रेजिस्टेंस हम लेते हैं R नोट। वैसे नोट का मीनिंग क्या होता है, 0, ठीक है। तो 0 टेम्परेचर पे मान लो हमने वैल्यू क्या ले ली, रेजिस्टेंस की R नोट वैल्यू है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं T, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, RT, मीन T टेम्परेचर पे जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे RT, ओके। नाउ जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, हम इस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है
कितना इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर, डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, टी माइनस टी नॉट। पहले इतना था, बाद में गया, तो चेंज कितना हुआ, टी माइनस टी नॉट। अगर हम डेल्टा आर लें, मीन रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ है, तो उसकी वैल्यू क्या है, आर टी माइनस आर नॉट। ठीक है, डेल्टा आर की वैल्यू क्या है, आर टी माइनस आर नॉट। पहले ये था, बाद में ये था, तो चेंज कितना हुआ, डेल्टा आर टी माइनस आर नॉट। नाउ ये जो चेंज है डेल्टा आर, ये डिपेंड किस पे करता है, देखो ये डिपेंड करता है हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, उस पे, क्योंकि वही नहीं पता होगा तो हम कैसे चेंज फाइंड आउट करेंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो इनिशियल वैल्यू होती है उसके। डेल्टा आर कितना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, आर नोट पे। और डेल्टा आर किस पे डिपेंड करेगा, कितना टेम्परेचर हमने वेरी किया है, डेल्टा टी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर हम इनको कंबाइन करें तो हमारे पास वैल्यू आती है डेल्टा आर की आर नोट डेल्टा टी। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव कर दें हम, तो इक्वल टू कांस्टेंट रखेंगे कुछ ना कुछ, और उस कांस्टेंट की वैल्यू हमने लिख ली अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या है आपका, कांस्टेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा को टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं अल्फा को। तो ये हमारे पास आया प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करके अल्फा आर नोट डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा आर की वैल्यू क्या है, आर टी माइनस आर नोट। डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, टी माइनस टी नोट। ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, डेल्टा आर की वैल्यू क्या है, आर टी माइनस आर नोट इक्वल टू अल्फा आर नोट। डेल्टा टी की वैल्यू क्या है आपके पास, टी माइनस टी नोट। तो यहाँ से आर टी की जो वैल्यू आएगी, कि माइनस का आर नोट इस साइड आके प्लस आर नोट हो जाएगा, अल्फा आर नोट टी माइनस टी नोट को हम डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो आर टी जो है, आर नोट आपका कॉमन आ रहा है दोनों साइड, यहाँ पे रहेगा 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नोट। तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये या फिर ये। हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा। ठीक है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को अगर हम डिफाइन करें, ठीक है, तो कहां से डिफाइन करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट को, हम यहां से डिफाइन करेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है, आर टी माइनस आर नोट डिवाइड बाय अल्फा रखना है, ये डिवाइड में आ जाएगा इस साइड, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास आर नोट इंटू टी माइनस टी नोट। तो यहां से हम टेम्परेचर कोफिशिएंट को डिफाइन कर सकते हैं। अल्फा को कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, जो रेजिस्टेंस चेंज हुआ है डिवाइड बाय जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे पर यूनिट मतलब डिवाइड में क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो अल्फा की वैल्यूज जो होती हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव किस केस में होती है अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव किस केस में होगी, देखो यहाँ पे हमारे पास आर है रेजिस्टेंस। ठीक है, हमने रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया था अभी। ठीक है, रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया था, क्या था आपका, आर ए बाई एल। हमने रेजिस्टिविटी को आर लिखा था जब ए क्या हो 1 मीटर स्क्वायर और एल क्या हो 1 मीटर। मीन रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होती है जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, लेंथ क्या हो 1 मीटर। तो यहाँ पर हम इस रिलेशन को अगेन राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्या राइट कर सकते हैं रिलेशन को, इसको रो टी इज इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रेजिस्टेंस की टर्म में ये, रेजिस्टिविटी की टर्म में ये। ठीक है, सेम ही चीज है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे
कंडक्टर मेटल और एलॉयज में क्या होगा आपका, ये होगा, ठीक है। तो इस केस में भी जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मेटल और एलॉयज के केस में यही सब रूल फॉलो होगा। अब देखते हैं, जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज हुई, मीन रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ है। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो ये टी नोट था पहले टेम्परेचर, बाद में क्या हुआ है, टी हुआ है, इंक्रीज हुआ है, मीन ये ज्यादा है ये कम है, ज्यादा में से कम माइनस करेंगे आंसर पॉजिटिव आएगा। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, तो पहले ये था बाद में ये ज्यादा है क्योंकि ये इंक्रीज हो गया, तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव, तो अल्फा जो है वो पॉजिटिव आएगा। किस केस में आएगा, मेटल और एलॉयज के केस में आएगा, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में अल्फा जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा अल्फा नेगेटिव, क्योंकि यहां पर हमारे पास वैल्यू है अल्फा की आर टी माइनस आर नोट डिवाइड बाई आर नोट इंटू टी माइनस टी नोट। टेम्परेचर इंक्रीज किया, यहां से पहले टी नोट था, फिर इंक्रीज होके क्या हो गया, टी हो गया, तो ये तो इंक्रीज हुआ, मीन ये चीज क्या आई, पॉजिटिव, ज्यादा में से कम माइनस करेंगे। बट रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुई, मीन इसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो रेजिस्टेंस पहले ये था, इससे भी कम हो गया ये, ठीक है। तो ये आंसर जो है आपका क्या आएगा, नेगेटिव। किसके केस में, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के केस में। ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज नेगेटिव। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का वो क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। मेटल एलॉय के केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू क्या रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। मेटल के केस में ये पॉजिटिव है बट लार्ज, एलॉयज के केस में पॉजिटिव है बट वेरी स्मॉल। अल्फा की वैल्यू एलॉयज के केस में क्या है, पॉजिटिव या वेरी स्मॉल। एलॉयज के केस आप कर सकते हो मैग्नीन वायर या फिर कॉन्स्टेंटन वायर, ठीक है, ये आपने 10th क्लास में रीड किए होंगे, बुक में भी है। तो ये एलॉयज हैं आपके, मिक्सचर ऑफ मेटल्स हैं, ठीक है, मैग्नीशियम, निक्रोम, कॉपर वगैरह। तो यहाँ पर इनके जो एलॉयज हैं ये, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, बिल्कुल स्मॉल होता है। क्यों होता है स्मॉल, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करते हैं हम, रेजिस्टेंस कम इंक्रीज होता है एलॉयज के केस में, ठीक है। तो टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करने पे भी रेजिस्टेंस कम इंक्रीज होता है, तो ये ज्यादा होगी चीज, क्योंकि इसका आंसर ज्यादा आएगा, ये कम आएगा, तो इसका आंसर अल्फा का जो है यहाँ पे ऊपर कम नीचे ज्यादा, तो ये मीन क्या है, बिल्कुल स्मॉल आंसर आएगा अल्फा का। तो अल्फा की वैल्यू जो है वो वेरी स्मॉल रहती है, किस केस में, एलॉयज के केस में, ठीक है। तो एलॉयज यूज करते हैं हम रेजिस्टेंस वायर बनाने के लिए, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस वायर बनाने के लिए, क्योंकि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, वेरी लो। टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा इज वेरी लो एंड रेजिस्टिविटी जो होती है उनकी वो पहले से ही क्या होती है, हाई होती है, ठीक है, क्योंकि वो मिक्सचर ऑफ क्या है, मेटल्स, तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। तो एलॉयज का यूज करते हैं हम रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, लो होता है। अगर हम इसमें ग्राफ देखें तो मेटल और एलॉयज के केस में, ठीक है, मेटल और एलॉयज के केस में यहाँ पर टेम्परेचर है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी है। ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। किस केस में आएगा, मेटल्स के केस में। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। एलॉयज में क्या होता है, एलॉयज का रेजिस्टेंस जो है वो पहले से ही क्या होता है, ज्यादा होता है, ग्रेटर देन मेटल। मेटल से रेजिस्टेंस से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, एलॉयज का। तो एलॉयज के केस में अगर हम रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ करें तो वो कैसे आएगा, ऐसे, क्योंकि उसकी पहले से ही रेजिस्टिविटी होती है कुछ ना कुछ,
मीन ये रो नॉट। एलओएस की रेजिस्टिविटी पहले से ही ज्यादा होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, प्रोपोर्शनल तो है टेम्परेचर के, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, बट पहले से ही कुछ वैल्यू है तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये आपका क्या आएगा एलओएस के केस में। अगर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में देखें, ठीक है, तो ये टेम्परेचर, ये रो, कैसा ग्राफ आएगा आपका, ऐसा एक्सपोनेंशियली। क्यों आएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। जैसे जैसे इधर जाएगा ग्राफ, ये कहाँ आता जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ आएगा सेमीकंडक्टर के लिए या इंसुलेटर के लिए, ठीक है। हम जैसे हमने ये फॉर्मूला निकाला है, ठीक है, ऐसे ही एक और फॉर्मूला होता है जो कि रो इज इक्वल टू रो नॉट ई की पावर माइनस ई जी बाई के टी, ठीक है। ई जी होता है एनर्जी बैंड गैप, ई जी क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर्स। दो बैंड होते हैं आपके, ठीक है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। मैं आपको यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। वैसे तो ये आते हैं आपके सेमीकंडक्टर 9th यूनिट में, बट मेटल या फिर कंडक्टर, ठीक है, यहां पर हम ले लेते हैं इंसुलेटर, यहां पर हम ले लेते हैं सेमीकंडक्टर। दो बैंड होते हैं, देखो VB और CB, ये होता है आपका कंडक्शन बैंड और ये होता है आपका वैलेंस बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कहाँ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, जब उनको एनर्जी मिलती है, ठीक है। मेटल के केस में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में मिक्स होते हैं कंडक्टर के केस में, ठीक है। एलओएस के केस में भी ये क्या होते हैं, मिक्स। तो यहां से यहां ये जंप करने की इनको जरूरत ही नहीं है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, दोनों बैंड के बीच में ये मिक्स होते हैं। तो ये क्या है, कंडक्टर। इंसुलेटर में क्या है, ये आपका कंडक्शन बैंड और ये आपका वैलेंस बैंड, इनके बीच में क्या होता है आपका एनर्जी बैंड गैप, जिसको हम EG से राइट करते हैं, ठीक है। ये ज्यादा होता है, यहां से यहां जंप ही नहीं कर पाते, तो ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, गैप जो होता है CB और VB, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में कम होता है, तो इनको एनर्जी मिलने पे ये जंप कर जाते हैं। तो सेमी मीन्स हाफ, ठीक है, हाफ कंडक्टर होते हैं, हाफ इंसुलेटर होते हैं। तो इनको जैसे ही अंडर सम कंडीशन मीन टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहाँ से यहाँ जंप करके ये कंडक्टर बन जाते हैं, ठीक है। इंसुलेटर में ये जंप नहीं कर पाते, गैप क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये आपका एनर्जी बैंड गैप है, ठीक है। तो इंसुलेटर सेमीकंडक्टर के केस में हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।